जो उसमें थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कैमरेरियस, तो ये 1764 के अंदर जो है वो एक जर्मन प्रोफेसर था। ही फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और उसने ही सबसे पहला हाइब्रिड जो है आर्टिफिशियली जो है वो डेवलप किया था। इस तरह कार्ल र्यूटर परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑन टोबैको varieties and studied their hybrids. Or Schleiden and Schwann, they did very great work. They said that cells are the unit of uh, structure and function of the body. ठीक है। और उन्होंने आगे ये प्रपोज किया कि जो न्यू सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी जो है वो उन्होंने पेश की थी। याद है ना सेल थ्योरी? शायद आपने पढ़ी हुई है। यस सर। तो ये श्लीडन एंड शवान ने पेश की थी। उसने एक कहा था कि जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है, और सेल्स जो है वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये सेल थ्योरी थी। इसी तरह स्ट्रासबर्गर एंड हार्टविग, दे दे फाउंड दैट ओनली अ सिंगल स्पर्म इज रिक्वायर्ड टू फर्टिलाइज एन एग। तो ये देख लें कि ये 1875 से 85 के दौरान जो इन्होंने मालूम कर लिया था, 19वीं सदी के अंदर। They suspected that the nucleus of the cell was the basis of heredity, and that male and female gametes took equal part in the transmission of heredity. तो ये बिल्कुल correct उनकी थ्योरी थी। Before Mendel, various scientists tried to solve the mystery of heredity, जो कि यहाँ पे नीचे जो है वो दिए गए हैं, जहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग जो थ्योरीज जो वो थी। फॉर एग्जांपल जो Swammerdam जो है, he claimed that he was able to see the human sperm under his crude microscope as a miniature of man. उसने कहा कि एक छोटा सा बिल्कुल बहुत ही माइक्रोस्कोप के अंदर जो नजर आता है एक आदमी, या मतलब आदमी की एक शक्ल नजर आती है। ठीक है, उसको उसने नाम दिया था होमनकुलस। ठीक है, वो बहुत ही छोटा एक मतलब कि ह्यूमन टाइप जो है ना वो एक स्ट्रक्चर है होमनकुलस, जो कि स्पर्म के अंदर जो नजर आता है। ही बिलीव दैट मैन्स बॉडी वाज परिफॉर्म। तो उसने कहा कि मैन जो बॉडी है वो परिफॉर्म्ड होती है स्पर्म के अंदर। ठीक, परिफॉर्म मतलब ऑलरेडी बनी हुई होती है, वो बाद में फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर जो उसके ऑर्गन्स जो है वो बनते हैं। तो उसने ये कहा था। ठीक है, बोनट बिलीव्ड मोर इन एग। अच्छा, यहाँ पे आप देख स्वयंवरडम ने कहा था कि ये सारा कुछ स्पर्म के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन जो बोनट है उसने कहा कि नहीं, ये स्पर्म के अंदर नहीं होता, ये एग के अंदर हर चीज जो मौजूद होती है। ठीक है, तो उसने अपनी थ्योरी जो है उसको एडवांस किया। ही एडवांस्ड दिस थ्योरी एंड कॉल्ड दिस थ्योरी एज एग एनकैप्सुलेशन या बॉक्स थ्योरी, which stated that the female contains all the germ cells of her immediate and remote progeny. अच्छा, उसने कहा कि जो इसकी अब होने वाली प्रोजनी है या इसके बाद जो प्रोजनी होगी, उसके सारे जर्म सेल जो है वो फीमेल के अंदर जो है वो होते हैं। तो उसने कहा कि मतलब कि मदर ईव जो है, कि हवा जो है उसकी ओवरी के अंदर जो है सारे जर्म सेल्स मौजूद थे, जो कि जितने भी अब तक जो है लोग पैदा हुए हैं उनके लिए। ये मतलब है कि एक किस्म की एक स्टूपिड थ्योरी थी। तो वुल्फ एंड वन बेयर, दे came up with the improvement in the microscope, and they studied the structure of the sex cells carefully and discovered nothing like humunculus, जो इसने कहा था भाई ने, स्वयंवरडैम ने कहा था। उस तरह की कोई चीज जो है वो मौजूद नहीं है स्पर्म जो सेक्स सेल्स हैं, मतलब स्पर्म हो या वो जो है वो एग हो। तो उन्होंने कहा था कि सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरलेस फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, ये भी मतलब इसमें थोड़ा सा गलती थी। तो उन्होंने जो परिफॉर्मेशन है इन बोथ दिस बॉक्स थ्योरी एंड परिफॉर्म थ्योरी, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि परिफॉर्मेशन जो है वो मौजूद नहीं होती। उन्होंने इसको नाम दिया एपिजेनेसिस का। ठीक है, अपनी थ्योरी को एपिजेनेसिस का नाम दिया। तो उनके आइडिया के मुताबिक द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स,
and that a vital force was responsible for the formation of organs and इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। उन्होंने कहा कि खुदाई ताकत है जो कि ऑर्गन्स बनाती है। तो मतलब वो कुछ थ्योरी उनकी ठीक थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों सेक्स सेल्स जो है वो टेक पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। फिर उसके बाद फिर बड़ी दिलचस्प थ्योरी आई। एक जो है वो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था, लेमार्क। तो उसने एक थ्योरी पेश की, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। ठीक है। तो ये आपने पढ़ा भी हुआ है पहले, लेमार्किज्म जो है, पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा पढ़ा हुआ है हुआ है सर, सर। पढ़ा हुआ है। तो उससे पहले ग्रीक फिलोसफर जो है वो कहते थे कि इनहेरिटेड करेक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। So this idea was first materialized into the theory by French biologist Lamarck, who emphasized an animal's desire to determine its need. तो उसने कहा कि आप जो एनिमल्स हैं वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो है वो जो कुछ करते हैं तो वो आगे जो है वो प्रोजनीज के अंदर जो शिफ्ट हो जाता है। This desire in turn would determine the use or disuse of the body parts, and this selective use and disuse would bring about modifications of the organs. तो उसने कहा कि मतलब एनिमल जो हैं वो जो अपने ऑर्गन ज्यादा यूज करते रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, और जो कम यूज करते हैं वो खत्म हो जाते हैं ऑर्गन्स उनके। ठीक है। तो मॉडिफिकेशन सो इंड्यूस इन द पेरेंट्स बाय द एनवायरनमेंट वाज बिलीव्ड टू बी इम्प्रिंटेड ऑन द जर्मिनल मटेरियल। जर्म सेल्स के ऊपर उसने कहा था कि एग और स्पर्म के ऊपर जो वो प्रिंट हो जाते हैं, ये यूज और डिसयूज जो है या मॉडिफिकेशन जो है। ठीक है। और जब प्रिंट हो जाते हैं तो वो फिर ट्रांसमिट होते हैं बच्चों के अंदर, ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू लिमार्क, वेरिएशंस आर इंड्यूस्ड इन द ऑर्गेनिज्म अपॉन द जर्मिनल मटेरियल। कि जर्मिनल मटेरियल के ऊपर जो है वो वेरिएशन जो आती है, ये बात यहाँ तक बात ठीक थी। ठीक है, कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर जो वेरिएशन आती है। लेकिन उसने आगे फिर क्या कहा कि उसने एग्जांपल्स दी, लॉन्ग नेक ऑफ ग्राफीज टू सिक्योर फूड फ्रॉम द टॉल ट्रीज, एब्सेंस ऑफ आईज ऑफ द फिश लिविंग इन द डार्क केव्स। यानी डार्क केव्स के अंदर जो मछलियां रहती हैं उनके अंदर उनकी आंखें होती नहीं है। ठीक है, अंडर द सी, समंदर के अंदर जो बहुत नीचे डार्क केव्स के अंदर रहती हैं, तो उनको देखने की जरूरत ही नहीं है, तो उनकी आंखें होती नहीं है। इसी तरह जो फ्रॉग्स के वेब्ड फीट हैं, ठीक है, तो ये भी मतलब है कि तैरने में उनको हेल्प देते हैं। The present knowledge of the germinal material and the development process in plants and animals, however, do not support the Lamarckism। तो ये मतलब है कि उन्हें एनिमल्स के हवाले से तो कुछ बातें ठीक थी, लेकिन वो भी जो है वो आगे जाकर डार्विन ने थ्योरी पेश की एंड पे जाकर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन की। तो वहां पे ये भी जो लेमार्क की थ्योरी है वो नलीफाई हो गई थी। लेकिन शुरू शुरू में डार्विन ने भी अजीब ही बातें की थी। डार्विन ने कहा था इन द मिड 19th सेंचुरी, डार्विन चार्ल्स चार्ल्स डार्विन ट्राइड फिगर आउट द पाथवे ऑफ हेरिडिटी इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। तो उसने कहा कि ईच बॉडी सेल प्रोड्यूसेस इट्स रूडिमेंट्री कॉपी। उसने कहा कि हर बॉडी सेल जो है ना वो एक रूडिमेंट्री कॉपी अपनी बनाता है, जिसको पेंजीन या गेम्यूल कहते हैं। तो these granules were supposed to be delivered in the animal's blood stream। तो वो मतलब वो खून के जरिए जो है वो जर्मिनल टिश्यूज तक, ओवरी और टेस्टिकल तक पहुंचता है, और वहां पे जो है वो गैम्यूल्स मिलकर जो है वो गैमेट्स जो बनाते हैं, मतलब कि वो जर्मिनल सेल्स जो बनाते हैं। A gamete so synthesized has all the cells of the organism in rudimentary form, which would develop into a fully fledged new individual। This heredity was supposed to be due to gamules representing blueprints of the different body organs। ठीक है। तो उसने मतलब इस तरह की एक अजीब थ्योरी जो पेश की थी, जो कि बाद में जो है वो गैल्टन ने जो है उसको नलीफाई कर दिया था। क्योंकि गैल्टन ने एक ब्लैक रैबिट लिया, ठीक है, उसमें से उसका ब्लैक रैबिट का ब्लड जो है वो एक्सट्रैक्ट किया और उसको इंजेक्ट कर दिया वाइट रैबिट के अंदर।
ठीक है। और उसने कहा कि अब जो प्रोजनी प्रोड्यूस होगी, जो उसके बच्चे आएंगे वाइट के, वो दोनों होंगे, ब्लैक भी होंगे और वाइट भी होंगे। समझ आ गई ना इस बात की? सर ये जो रूडिमेंट्री कॉपी बनाई है सर, रूडिमेंट्री मींस के उसकी जो रहा फॉर्म अभी इमेच्योर, यानी कि वो आगे जाके मेच्योर होंगे। नहीं 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 नहीं, ये तो उसने ना, वेरी गुड, बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है। अब यहाँ पे चार्ल्स, ये डार्विन जो है ना, इसने कहा था कि सारे जो बॉडी सेल्स है ना, ठीक है ना, वो अपनी एक कॉपी बनाते हैं। ठीक है, रूडिमेंट्री कॉपी उसने नाम दिया। अब वो कॉपी जो है वो ब्लड के अंदर चली जाती है, और ब्लड के अंदर जाकर वो सारी जो है वो जो ओवरी और टेस्टिकल के अंदर जो है वो चली जाती हैं। ठीक है। और ओवरी और टेस्टिकल जब गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है, एग और स्पर्म बनाते हैं, तो ये जो है वो सारे ये गैम्यूल्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, और इनकी वजह से गैमेट्स बनते हैं, और ये गलत थ्योरी थी। ठीक है। अब गाल्टन ने कहा कि अगर ऐसा है ना, तो हम ब्लड इस तरह करते हैं, हम ब्लड लेते हैं ब्लैक रैबिट का, उस ब्लड के अंदर सारे गैम्यूल्स जो मौजूद होंगे, तो उसको हम ट्रांसफार्म उसको इंजेक्ट करते हैं एक वाइट रैबिट के अंदर। तो अब उसने एक्सपेक्ट ये किया कि जो प्रोजनी उसकी निकलेगी, वो दोनों होंगी, ब्लैक भी होगी और वाइट भी होगी, क्योंकि उसके अंदर दोनों जो गैम्यूल्स मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी। लेकिन उसके रिजल्ट जो है वो इस तरह नहीं थे, क्योंकि वो सारे के सारे वाइट रैबिट थे। ठीक है। तो ये थ्योरी जो है वो यहाँ पे गलत हो गई, गैम्यूल्स वाली। ठीक है, समझ हाँ आइए जी। आगे? जी जी सर। सर। अच्छा, उसके बाद जर्म प्लाज्म थ्योरी जो है, जो कि बेस्ट जो नोन है थ्योरी, का थ्योरी ऑफ द हेरिडिटी। ठीक है, जर्म प्लाज्म वाइज मैन जो है, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, कंडक्टेड हिज फेमस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द माइस टू शो द डिफरेंस इन द बॉडी टिश्यूज एंड जर्म प्लाज्म। जो उसने कहा कि जो जर्म प्लाज्म है वो सोमेटोप्लाज्म या आप कह लें कि सोमाप्लाज्म जो है उससे डिफरेंट होता है। कि जो मतलब गैमेट्स होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी सोमेटिक सेल्स। ठीक है, हेडिक्स है। उसने इस तरह की थ्योरी पेश की थी। उसके लिए इसने क्या किया कि एक जनाब माइस लिए, माइस की जो है वो काटता रहा, जो दुम है, ठीक है, 22 जनरेशन तक जो है वो उसकी टेल जो है वो काटता रहा, लेकिन 23rd हाँ जनरेशन में भी टेल मौजूद थी। ठीक है, हाँ तो जी। उसने कहा कि जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं, दे आर सेपरेट एंड डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज। ठीक है ना, अगर बॉडी टिश्यू का कोई उसमें अमल दखल होता, तो मतलब 22 जनरेशन तक उसने उसकी टेल जो काटी थी, तो कोई ना कोई तो टेल के ऊपर फर्क पड़ता। हाँ जी। ठीक है। तो he यस। emphasized the remarkable stability of germplasm, which is transmitted unchanged from generation to generation. वो चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब कि उसमें थोड़ी बहुत चेंज आती है वेरिएशन की वजह से। ठीक है, लेकिन चेंज नहीं होता। Somatoplasm is product of germplasm, and therefore any change induced by the environment into the body cells cannot be transmitted into the germinal tissues. So सर जो acquired factor, हाँ। सोमेटिक चेंज होगी वो फिर इन्वायरमेंट की वजह से नेक्स्ट जनरेशन में नहीं होगी, है ना, उनकी नहीं होती, ट्रांसफॉर्म। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए उसने कहा acquired characters are not inherited because germplasm is the only channel through which heredity is earned or acquired to the offsprings. Come closest to the Mendelian concept of heredity. तो ये एक द क्लोजेस्ट कंसेप्ट था जो कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस के करीब करीब था, जो वाइज मैन ने पेश किया था। उसके बाद ब्लेंडिंग थ्योरी जो है वो आई। बिफोर मेंडल्स वर्क ऑन हाइब्रिडाइजेशन वाज डूली रिकॉग्नाइज्ड, द ब्लेंडिंग थ्योरी enjoyed popular support as the basis of inheritance of characters in the living organisms. तो इस थ्योरी के मुताबिक हेरिडिटी डिटर्मिनेंट्स वर फ्लूइड लाइक मटेरियल विच वुड ऑलवेज प्रोड्यूस अ ब्लेंडेड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द टू मेटिंग इंडिविजुअल। ठीक है, इसका मतलब उसने कहा कि दो जो इंडिविजुअल मेट करते हैं, तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो एक ब्लेंड होता है दोनों का। ठीक है। फॉर इंस्टांस ऑफ स्प्रिंग मस्ट ऑल बी ग्रे विच कैन नॉट बी सेपरेट अगेन इन ब्लैक एंड वाइट इन द प्रोजनी, ये के जो कि गलत था। Mendel contradicted to the above idea by showing from his experimental evidence that the determinants of the heredity are
इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो जिसका जिसको मैंने फैक्टर्स की बात की या पार्टिकल्स की बात की पहली क्लास के अंदर, याद है ना? इन वेरियस कॉम्बिनेशन कैन प्रोड्यूस न्यूमरस शेड्स ऑफ एक्सप्रेशन। उसने कहा कि बहुत सारे शेड्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो एक करेक्टर के आ सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल या इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ हेरिडिटी जो है डिटरमाइन करते हैं, and that these determinants are separable unaltered at the time of individual forms gametes. This theory is called the particulate theory. तो ग्रीगर मेंडल ने जो है पार्टिकुलेट थ्योरी जो है उसकी बुनियाद रखी। सर ये थ्योरी एक दफा समझा दे सर जरा अपने अल्फाज में, ये जो वाली थी। अच्छा हाँ, यार ये वही है जो मैंने आपको ग्रीगर मेंडल जो है ना उसकी बताई थी, ग्रीगर मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो बताए थे, जो उसमें मैंने कहा था कि उसने कहा था कि करेक्टर्स को क्या चीज डिटरमाइन करती है, या हेरिडिटी को क्या हम्म। डिटरमाइन करती है, फैक्टर्स होते हैं। या उसने अब उसको कहा पार्टिकल्स है। ठीक है, तो फैक्टर्स मैंने आपको बताया था कि ये अलील्स होते हैं, ये जीन्स होते हैं, जीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ अलील्स। ठीक है, तो उसने कहा कि इन वेरियस कॉम्बिनेशन ये बहुत सारे शेड्स ऑफ एक्सप्रेशन जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिस तरह उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में जो है बहुत सारे शेड्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बताए। ठीक है, बाद में उसने एक थ्योरी ऑफ इम वो क्या कहते हैं उसको, थ्योरी ऑफ को डोमिनेंस और इम्पार्शियल डोमिनेंस ये भी पेश की थी। तो ये वही चीज है जो ग्रीगर मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मैंने आपको बताई थी। अब उसने उसको पार्टिकल्स का नाम दिया। ठीक है, पहले उसने कहा था कि ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, उसने कहा कि दीज डिटर्मिनेंट्स आर सेपरेबल, ये सेपरेट हो जाते हैं एट टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये वही बात लिखी हुई है लेकिन और अल्फाज में। समझ आ रही है ना? चलो, समझ आई है। तो चलो। ब्लेंडिंग थ्योरी को कंट्राडिक्ट किया है, उसने कहा है कि जो गमीट्स ब्लेंड हो जाते हैं यानी हाँ कि वो सेपरेबल नहीं है, और इसने इसमें ये कहा है कि सेपरेबल है और अनअल्टर्ड है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ऐसी ठीक। है सर। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, ये हाँ मतलब जी। वो ब्लेंड वाली ही उसमें बात है। उसने कहा था कि अब व्हाइट और एक ब्लैक जो मिला है तो उसकी वजह से ग्रे बना है। तो ग्रे जो है दोबारा व्हाइट उसमें। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर थ्योरी थी। अच्छा, यहाँ पे